तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फरवरी माह की करंट अफेयर्स जो कि एमसीक्यू होंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने परफेक्शनाइज के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल्स में किया है। तो अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू में हम लोग जनवरी माह के एमसीक्यू को खत्म किया है। आज के 6 वीडियो है। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या लगभग 130 के आसपास पाई गई थी, तो हम लोगों ने उसको 6 वीडियो में हम लोगों ने 130 प्रश्न को बहुत ही डिटेल्स में खत्म किया है। ठीक है, अब यहाँ पे फरवरी में भी आपको अप्रॉक्स 130 के आसपास प्रश्न है। एक दिन में हम लोग मैक्सिमम, ठीक है, 22 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो होगा, ठीक है, 6 दिन की क्लासेस होगी। अब फरवरी भी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस करें यूपीएससी के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी में इससे डीप नहीं आएगा। दूसरी बात है, अभी तक हम लोगों ने वॉल्यूम 6 को कंप्लीट किया है। वॉल्यूम 6 के बाद, ठीक है, अभी तक वॉल्यूम 6 जो है परफेक्शन की तरफ से अलॉट नहीं किया गया। ठीक है, तो वॉल्यूम 7 भी तब तक आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसी के दौरान आपको जो पहला क्वेश्चन मिलता है जो कि इस प्रकार से है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मराठा सैन्य परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, ये 12 किलो और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं और 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली और रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसे 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था। तो बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, 1 सही है, 2 सही है, ठीक है, 3 सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, या फिर सारे ही आपके क्या है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, 1 सही है, 2 सही है, या फिर 1 2 सारे ही सही है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बताइए क्या सही होगा इसका, बताइए क्या सही लग रहा है आपको। तो ध्यान में रखना, इसकी बात करेंगे सही कौन सा है, तो ध्यान रखिए, इससे दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखें मराठा। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य के संबंध में अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 किलो और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो कि 17वीं 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली और रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल तो ये सही है। परफेक्शन 8 सेट है क्या? नहीं, परफेक्शन का सेट नहीं है, आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, इन्हें 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु सुरक्षा पर कन्वेंशन। ठीक है, परमाणु सुरक्षा पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एकमात्र गैर बाध्यकारी परमाणु संधि है, पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, ये सीएनएस की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी। क्या होता है सीएनसी का फुल फॉर्म, सीएनएस का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब परमाणु सुरक्षा पर क्या है, सम्मेलन है। ठीक है, और ध्यान में रखना है। ठीक है, यह एक बाध्यकारी संधि है, ये गलत है, इसको 1994 में आपको, सॉरी, ये एक गैर बाध्यकारी संधि, ये गलत है, ये एक बाध्यकारी कैसा है, तो ये एक आपको बाध्यकारी है। इसको कब अपनाया गया था, तो इसको 1994 में इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो इसको 1994 में क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो उसको क्या करना था, उसको सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, बिल्कुल सही, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा, यह एक प्रोत्साहन आधारित संधि है जिसके लिए राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो इसमें कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है। तो यहाँ पे हम सीएनएस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीएनएस का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, क्या होता है, कन्वेंशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी होता है। इसको कब अपनाया था, 1994 में अपनाया था। और इस पे जो साइन जो करेंगे, ठीक है, इस पे जो भी साइन करने वाले जो भी देश होंगे उनके लिए, मतलब इनके जो नियम जो होंगे क्या होंगे, तो बाध्यकारी होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके 2 स्टेटमेंट सही। अब हम बात करेंगे पश्चिमी अफ्रीका राज्यों की आर्थिक समूह। ठीक है, जिसको ECOWA इकोवाच कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोवाच। इकोवाच क्या होता है, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट होता है। एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीकी, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण व साझा विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें, इकोवाज। अब इसका स्थापना की बात करें तो इकोवाज ने वर्ष 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और बाद में इसने एक सामान्य बाह्य विदेशी टैरिफ को अपनाया।
तो ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है कि 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था और बाद में इसने एक सामान्य बाह्य विदेशी टैरिफ को अपनाया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बात कब की थी? तो 2015 की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, कह रहा है इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए शांति सैन्य व्यवस्था को विकसित करने के लिए कुछ सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए भी कार्य किया है। तो ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत इकोवास के साथ दीर्घकालीन संबंध और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, कथन 3 की बात करेंगे तो सही है। तो भारत इकोवास का क्या है? तो एक पर्यवेक्षक राज्य है। ठीक है, क्या है? तो एक पर्यवेक्षक राज्य है। इसे आपको ध्यान में रखेंगे। 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। अब इकोवास में बात करेंगे कौन कौन है, तो इकोवास आपको ध्यान रखें, इसमें जो देश जो है, ठीक है, कौन सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री आते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं? तो संस्थापक सदस्य का नाम सुन लीजिए, याद नहीं रखना, बस सुन लीजिए। बेनिन है, बुर्किना फासो है, कोटे डी आइवर है, ठीक है, गाम्बिया है, घाना है, गिनी है, बिसाऊ है, लाइबेरिया है, माली है, ठीक है, मॉरिटानिया है, नाइजर है, नाइजेरिया है, सियरा लियोन है, सेनेगल है, टोगो भी शामिल है। ठीक है, सबके सब इस देश में शामिल है। एक संगठन है, ठीक है, 1990 में बनी थी। ठीक है, भारत इसका पर्यवेक्षक स्टेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा भारत को दिया गया। ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री कह लीजिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखेंगे उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, अब हिम तेंदुआ के बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा है। ठीक है, तो बात के भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन SPAI कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखेंगे SPAI, ठीक है, शापी जो सफाई कह लीजिए, कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने वाला पहला व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास है। ठीक है, तो SPAI कार्यक्रम में भारत में विभिन्न हिम तेंदुओं के आवासों में कैमरा ट्रैपिंग, अनुवांशिक नमूनाकरण और आवास मूल्यांकन शामिल है। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्था, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हिम तेंदुआ श्रेणी वाले राज्यों और संरक्षण भागीदारों के समर्थन में SPAI के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान में रखेंगे, ये दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि भारतीय वन संस्थान WWI ने, ठीक है, FRI नहीं ने, ठीक है, किसने काम किया है? तो WWI भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हिम तेंदुआ श्रेणी के राज्यों तथा संरक्षण भागीदारों के समर्थन में SPAI के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया है, न कि मतलब FRI ने। यहाँ पे FRI दे के मतलब क्या कर दिया? गलत कर दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कि WWI होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला कथन की बात करेंगे सही है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे, हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट की बात करेंगे, किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? ये व्यापक विश्लेषण रुझानों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि कोयले की अस्थायी भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि और परमाणु ऊर्जा की संभावित वृद्धि 2026 तक भारत के विद्युत क्षेत्र में ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी 2024 का रिपोर्ट आया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है, EPFO के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है EPFO? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है। ठीक है, कभी PF वगैरह का पैसा निकालने के लिए साइट पे आपको जाना पड़ता है। ठीक है, ये एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि एवं पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो एक सरकारी संगठन है जो भारत में केवल संगठित क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। संगठित, ठीक है, ध्यान रखेंगे, असंगठित क्षेत्रों से जुड़े के लिए नहीं है। ठीक है, तो EPFO की बात करेंगे तो सरकारी संगठन है और साथ में भारत में संगठित क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि व पेंशन खातों का प्रबंधन करता, असंगठित नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है, तो बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, और बात करेंगे कि एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है, यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रभार अधिनियम 1952 को लागू करता है। ठीक है, तो 1952 में इसके लिए एक्ट आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के द्वारा ये प्रशासित होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है केवल इसका कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल की बात करेंगे तो केवल इसका 2 स्टेटमेंट सही है। पहला वाला केवल संगठित होगा, असंगठित गलत इसमें दिया हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है,
अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित है, ठीक है, कथनों पे आपको विचार करना है। तो यह एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है जो कि जीवाणुओं से होता है, तो बिल्कुल ये कथन सही। इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरिया लेपेरा। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, क्या नाम है? माइको लिख दे रहा हूं, ठीक है, माइको बैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इसका जीवाणु का नाम है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जीवाणु से होता है। अगर पूछेगा किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि केवल नवजात बच्चों का ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक गलत है। ठीक है, बचपन से लेकर बुढ़ापा सभी उम्र में हो सकता है, केवल नवजात बच्चों को नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। यह अनुवांशिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बूंदों के माध्यम से फैलती है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, सॉरी, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, वंशानुगत बीमारी नहीं है, बल्कि ये बूंदों ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलती है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या होता है, कुष्ठ रोग अनुवांशिक नहीं होता, लेकिन ये अनुपचारित रूप से निकटता और लगातार संपर्क के दौरान, मतलब किसी के संपर्क में जाएंगे तो नाक तथा मुंह से बूंदों के माध्यम से फैलता है। अतः कथन 3 की बात करेंगे, आपका 3 आपका सही है। तो बोला कितने कथन सही है, तो इसके 2 कथन आपको सही है। ठीक है, बात करें किस हिस्सा को प्रभावित करता है, तो मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिका, ऊपरी श्वसन पथ, श्लैष्मिक सतह और आंखों को प्रभावित ये करता है। ठीक है, सही नहीं है सर। कितने कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 2 कथन सही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, मैंने सही लगा दिया। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, तो फिर 1 हो जाएगा, मतलब केवल एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चले, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या है? बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब देखेंगे बैटरी चालित की बात करेंगे, तो यह एक प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से उच्च क्षमता वाली बैटरी में संग्रहित विद्युत शक्ति पर चलते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके पास एक विशेष रूप से डिजाइन किया आंतरिक दहन इंजन और उत्सर्जन उत्पन्न, इसके पास एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, मतलब इसके पास एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया आंतरिक दहन इंजन है जो उत्सर्जन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि उत्सर्जन को उत्पन्न तो करेगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें पहियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है, जो लगातार, जो तत्काल आघूर्ण बल और गति प्रदान करते हैं। तो ठीक है, तो कथन 3 की बात करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किस बैटरी का प्रयोग किया जाएगा, तो लाइलन क्या बोलता है, लीलन लीलन बैटरी, LILON जो होता है, उस बैटरी का हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, LI। लिथियम बैटरी हाँ होगा ना। ठीक, हाँ उसी को बोलते हैं, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हैं, LI फॉर लिथियम होता है। ठीक है, ध्यान में, लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा घनत्व उच्च होता है, इससे लंबी दूरी तय की जाती है, इसका प्रदर्शन भी क्या होता है, काफी बेहतर होता है। बोल रहा कितने कथन सही है, तो आपके इसमें से 2 कथन सही, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपके सही है। ठीक है, अब आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पे आपको विचार करना है। यह वर्ष 2006 में भारत सरकार के एक वैधानिक संगठन के रूप में सामने आया, तो ध्यान में रखेंगे, तो गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको संसद के द्वारा स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, ध्यान में, कब स्थापित किया गया था, तो 1956 में। ठीक है, ध्यान में रखिए, इससे भी 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले एक 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंडों के समन्वय निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, यूजीसी को स्थापित किया गया था। एक प्रकार का स्वायत्त संगठन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्वायत्त संगठन है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, अब चलेंगे आगे, चलेंगे, कौन सा प्रश्न है, यस आयोग शिक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो बिल्कुल यूजीसी शिक्षा मंत्रालय का अधीन काम करता है। केंद्र सरकार यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। मतलब क्या होता है, 1+1+10 होता है। ठीक है, मतलब एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 10 की बात करेंगे अन्य सदस्य होते हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये शिक्षा मंत्रालय का अधीन काम करता है। आयोग का अध्यक्ष केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारियों में से चुना जाता है, तो ऐसा नहीं है, अध्यक्ष ऐसे लोगों को चुना जाता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब अधिकारी नहीं होते हैं, ध्यान में रखना, होते नहीं है, नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, जो ना तो केंद्र सरकार में अधिकारी है, ना तो राज्य सरकार में अधिकारी है, मतलब कह सकते हैं इसमें, मतलब स्वतंत्र लोगों का चुनाव होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी केवल सही है।
अब चलेंगे आगे, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। राष्ट्रपति करता है क्या सर चुनाव इसका अध्यक्ष का? नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता यूजीसी का, केंद्र सरकार के द्वारा ही तय होता है, लेकिन केंद्र सरकार का अधिकारी नहीं होता। ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो नहीं करता यूजीसी का। सी केयर्स बी पोर्टल, ठीक है, सी केयर्स वेब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, सी केयर्स वेब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है जरा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक कहते हैं ना इसको, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। पुणे में आपका सीडेक कहाँ पे है, तो सीडेक आपको पुणे में आपको दिखेगा। ठीक है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एग्जाम में प्रश्न भी पूछा फुल फॉर्म के, उसके द्वारा विकसित किया गया मेइती के अंतर्गत अनुसंधान और विकास संगठन है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, सी केयर्स वेब पोर्टल को किसके द्वारा, तो सीडेक पुणे, और मतलब मेइती के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये भावी निधि ग्राहकों और कोयला कंपनियों को दावे को ऑनलाइन निपटाना सहित विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी केयर्स की बात करेंगे तो सीएमपीएफ ग्राहकों और कोयला कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाएगा, जिससे दावों का ऑनलाइन निपटारा किया जा सकता है, कागज रहित कामकाज किया जा सकता है, दावों का समय पर तथा सटीक निपटारा भी है, प्रसंस्करण समय में कमी और शिकायत का निवारण भी करना है। ये डिजिटल परिवर्तन डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से एक अनुरूप एक कदम है, इसको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रखना है सीडेक के द्वारा विकसित है। ठीक है, सी केयर्स आपको याद रखना है। बोला कितने कथन सही है, मुझे कौन सा कथन सही है, तो एक या दो, दोनों के स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ बड़ा सा कुछ प्रश्न है, इसको जरा पढ़िए। ठीक है, वर्ष 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य भारत के लिए निम्न कार्बन और जलवायु लचीला विकास प्राप्त करना है। ठीक है, जिसके मूल में 10 राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, कथन 2 कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 45% बिजली उत्पन्न करने का संकल्प लिया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, जरा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 11 का आंसर की बात करेंगे, 11 का आंसर डी है। ठीक है, कथन 1 गलत है और कथन 2 की बात करेंगे सही है, मतलब कथन 1 की बात करेंगे आपका गलत है। क्यों गलत है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका सलूशन इसे ध्यान रखने का, इसे भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। तो ये तो सही है। ठीक है, अब बात करें इसमें मिशन, आई थिंक गलत दिया होगा। ठीक है, तो बाकी इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, कितने मिशन है, तो इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि वर्ष 2008 में शुरू की गई है। ठीक है, वर्ष 2008 में शुरू किया गया है जो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य भारत के लिए निम्न कार्बन और जलवायु लचीला विकास प्राप्त करना है। इसमें कितने मिशन है, 8 मिशन है। ठीक है, मतलब मुख्यतः कार्बन के उपयोग को मतलब क्या करना है, कम करना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे कथन 2 की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से 45% कम करना है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोत को 50% बिजली उत्पन्न करने का मतलब संकल्प लिया गया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ब्रेनोवेयर, ठीक है, ब्रेनोवेयर मस्तिष्क ऑर्गेनाइज और माइक्रो इलेक्ट्रोइड के साथ एकीकृत करता है, जिसे एक ऑर्गेनाइज न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो सीधे कंप्यूटिंग प्रक्रिया में जीवित मस्तिष्क ऊतक को मतलब शामिल करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि ब्रेनवेयर एक अभिनव कंप्यूटर प्रणाली है जो कि मस्तिष्क जैसे ऊतकों को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ती है। ठीक है, इसलिए ब्रेनवेयर कहते हैं, क्योंकि एक तरह ब्रेनवेयर जो होता है ना, मतलब मस्तिष्क को मतलब क्या करता है, मस्तिष्क एवं ऊतकों को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ देता है। अब बात करेंगे ब्रेनोवेयर मस्तिष्क ऑर्गेनाइज को, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉइड के साथ एकीकृत करता है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो सीधे कंप्यूटिंग प्रक्रिया से जीवित मस्तिष्क ऊतक को शामिल करता है। तो कथन 1 की बात करेंगे पूरी तरीके से सही है। ठीक है, ब्रेन ऑर्गेनाइज, ठीक है, ब्रेन ऑर्गेनाइज 3D ऊतक है जो मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अनुकरण करते हैं। ये मानव भ्रूण स्टेम सेल से प्राप्त होते हैं और स्वसंगठित होने में सक्षम होते हैं। तो कथन 2 की बात करेंगे, ये आपका सही है। ठीक है, तो इसके दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले न्यूरा लाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एलन मस्क की कंपनी ने निकाला था, वो भी कुछ इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो इसका बहुत स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है,
समुद्री शैवाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। समुद्री शैवाल से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो समुद्री शैवाल की बात करेंगे तो इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। किसके बारे में बात हो रही है? तो समुद्री शैवाल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे के जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प वन के रूप में जाना जाता है, जो मछली, घोंघा और समुद्री अर्चिन के लिए पानी के नीचे नर्सरी के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बड़े समुद्री शैवाल जो क्या बनाते हैं, तो केल्प फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और केल्प फॉरेस्ट होता है किनके लिए उपयोगी होता है? तो समुद्र में रहना मछली हो गया, घोंघा हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, उनके लिए मतलब एक तरह का नर्सरी का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा जो है वे अतिरिक्त पोषक तत्वों का अवशोषित करके और समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत करके जैव संकेतक के रूप में काम करते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। समुद्री शैवाल की अनेक प्रजातियां, जैसे बात करेंगे गैलीडियोला हो गया, एकेरोसा हो गया, ग्रेसिलीरिया हो गया, ग्रेसिलीरिया इडुलस, ठीक है, गर्सिलीरिया क्रेसा, गर्सिलीरिया बेरुकोसा, ये सब के क्या है? समुद्री शैवाल के सबके सब नाम है, ठीक है। भारत के समुद्रों में 844 प्रकार की समुद्री शैवाल पाई जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपका कौन सा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ई इंक डिस्प्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? ई इंक डिस्प्ले। ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है, जो कागज पर पारंपरिक स्याही की उपस्थिति की नकल करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ई इंक। तो बिल्कुल स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है, जो कागज पर पारंपरिक स्याही की उपस्थिति की नकल करता है, ये भी आपका सही है। इसमें एक स्पष्ट तरल पदार्थ में निलंबित सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सफेद कणों और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए काले कणों में से, ठीक है, भरे लाखों छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, वो भी सही है। यह बैकेलाइट का उपयोग करता है, रोशनी को उसी तरह प्रतिबिंबित करता है जैसे एलसीडी तथा एलईडी डिस्प्ले होता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो आपका सही नहीं है, ठीक है। ई इंक डिस्प्ले एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले के विपरीत कागज के समान प्रकाश को प्रतिबंधित करती है, नेत्रों के तनाव को कम करता है, न्यूनतम विद्युत का उपयोग करता है, क्योंकि यह केवल छवि बदलने पर ही ऊर्जा की खपत करता था। कथन 3 की बात करें, गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखें, एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले में जिस प्रकार से काम करता है उसके ठीक विपरीत काम करता है, ठीक है, न कि उसके अनुसार काम करता है। तो बता रहा है इनमें कितने कथन सही है। तो कथन इसमें 2 आपके सही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। आप चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न वो भी देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर फिर से आपको विचार करना। अंतरिम बजट का उद्देश्य सरकार की व्यय और आवश्यकता सेवाओं को निरंतरता सुनिश्चित करना है, जब तक कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट में पेश कर दे। क्या बात ये सही है क्या? ठीक है, तो ध्यान रखिए, कथन की बात करें तो बिल्कुल ये कथन सही है। अंतरिम बजट, अगर मान लीजिए कि कोई सरकार है, जैसे हमारे बजट तो साल भर का बजट बनता है ना, तो ठीक है, तो साल भर का बजट बनता है, जो कि फरवरी माह में आपको बजट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए फरवरी में बजट आ गया, ठीक है, फरवरी में बजट आ गया, लेकिन कोई सरकार फरवरी में बजट आ गया, अब सरकार जो है सो मतलब कब तक रहने वाली है? 5 साल सरकार का पुनने वाला है, ठीक है, जून में पुटने वाला है, ठीक है। अब फरवरी में बजट आना चाहिए, लेकिन सरकार तो जून में ही है, तो बजट फरवरी से फरवरी चलेगा, लेकिन अब सरकार जून तक चलेगी, तो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीना का सरकार को, देश को चलाने के लिए उनको पैसा तो चाहिए। तो इसके लिए संपूर्ण बजट ना आके, पूरा बजट ना आकर क्या आएगा? अंतरिम बजट आएगा, जो कि केवल 3 महीने के लिए ही मतलब आएगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही दी हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, बिल्कुल दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट को हम लोग जानते हैं। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, उसके जगह पे कौन सा शब्द है? वार्षिक, ठीक है, वित्तीय विवरण, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 112 में आपको देखने को मिलता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, जरा बात करना है। तो पहला बात करेंगे तो अघनाशिनी मुहाना, ठीक है, तो ये आपको कर्नाटक में है, ठीक है, तो ये सही है। अघनाशिनी मुहाना की बात करें, कर्नाटक में। उसके बाद बात करेंगे कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व की बात करेंगे तो केरल में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केरल में नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ये तमिलनाडु में, कहाँ पे ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपको पता कुछ रामसर साइट्स आपको देखने को मिले, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के, सॉरी क्या नाम है, तमिलनाडु के पास सर्वाधिक रामसर साइट है। ठीक है, तमिलनाडु के पास सर्वाधिक रामसर 16 रामसर साइट जो है तमिलनाडु के पास हो गए। ठीक है, उसके बाद यूपी की बात करेंगे तो यूपी के पास रामसर साइट की बात करेंगे तो 10 रामसर साइट है। ठीक है, बिहार के पास अगर बात करेंगे रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 3 रामसर साइट बिहार को मिल गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितने रामसर साइट, तो बिहार को भी 3 रामसर साइट मिल गया, इसे आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु मैक्सिमम 16 के साथ, उत्तर प्रदेश 10 के साथ, अब बिहार की बात करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 स्थल की बात करेंगे, हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, जो कि आपका इसमें सुकून है, तो इसमें अघनासिनी मोहना जो कि कर्नाटक में है, कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तमिलनाडु में है, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, केरल में। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास 75 थे। ठीक है, 5 इसमें से बढ़ गए थे। ठीक है, 2024 की बात करें 5, तो हमारे पास कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक है, और अभी बिहार से आपको 2 मिला है। ठीक है, तो टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, 82 हो गया। ठीक है, एक का नाम नागा है और दूसरा का नाम की बात करेंगे नकटी है। ठीक है, तो नागा और नकटी दोनों का ध्यान में रखिएगा, दोनों को दोनों कहाँ पे है, जमुई में है। कहाँ पे है, जमुई में है। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे तो 2020 में हमारे पास जो था जिसको बोलते थे काबर ताल, क्या बोला जाता था उसको, काबर ताल बोला जाता था, जो कि आपको बेगूसराय जिला में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। देखिए, खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग ने, ठीक है, खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग ने इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्तमान खाद्य प्रणालियों में अस्थायी तत्काल परिवर्तन पर जोर दिया है। इसकी अनुमानित लागत वार्षिक रूप से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। खाद्य प्रणाली अर्थशास्त्र आयोग एक निजी संघ है जिसमें कई राष्ट्र और शैक्षणिक क्षेत्रों के वैज्ञानिक भी शामिल है, और इसका उद्देश्य खाद्य प्रणाली सुरक्षा की चुनौतियों की पहचान करना एवं उनके समाधान करने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या आपका सही है। ठीक है, इसलिए दोनों का दोनों उत्तर सही है। इसका आंसर जो लिया है, ठीक है, बी लिया, मतलब कथन एक कथन दो, तो दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे को मतलब क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब चलेंगे 18 नंबर, चलेंगे 18 नंबर कौन सा प्रश्न है वो भी हम लोग देखते हैं। कलारी पट्टू के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कलारी पट्टू अभी चर्चा में था, हो सकता है बीपीएससी में भी आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो कलारी पट्टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। बिल्कुल, कलारी पट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई थी। ठीक है, ध्यान में कलारी की बात करेंगे ना, तो कलारी पट्टू का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। क्या होता है कलारी पट्टू का अर्थ, क्या होता है, युद्ध का मैदान होता है। क्या होता है कलारीपट्टू का मतलब, क्या होता है, युद्ध का मैदान होता है, जो कि मतलब 2 शब्दों से बना है, कलारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कलारी मतलब क्या होता है, कलारी का मतलब क्या होता है, कलारी का मतलब विधि या कला बोलते हैं, पट्टू का मतलब क्या बोलते हैं, तो एक प्रकार का मार्शल आर्ट होता है। ठीक है, तो कलारी पट्टू का अर्थ होता है युद्ध का मैदान या फिर व्यायामशाला, कलारी विधि या कला। ठीक है, जिसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई। अब ये केरल और तमिलनाडु के किस हिस्से में क्या है, प्रचलित है, इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है यह एक व्यक्तिगत युद्ध परीक्षण प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए तीव्र प्रतिक्रिया विकसित करने और लाठी का उपयोग करके कुशल लड़ाई लड़ने का अभ्यास शामिल है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी ध्यान में रखिएगा, मतलब कह रहा है कलारी पट्टू क्या है, एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। ठीक है, क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, मार्शल आर्ट का मैं नाम बता दूं, गटका। गटका कहाँ का मार्शल आर्ट है, पंजाब का। ठीक है, तो ध्यान रखिए कहाँ का है, तो ये आपको पंजाब का आपका मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 19 नंबर को, डस्टेड अपोलो तितली, तितली का नाम क्या है, डस्टेड अपोलो तितली की खोज 1990 में की गई थी। इसकी वितरण सीमा पूर्वी यूरोप से चीनी मुख्य भूमि तक फैली हुई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसमें और क्या प्रश्न है, डस्टेड अपोलो तितली, ठीक है, शबेलोटेल परिवार के स्नो अपोलो वर्ग का सदस्य है। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डस्टेड अपोलो तितली की खोज 1890 में की गई थी, न कि मतलब 1990 में। कब की गई थी, 1890 में इस तितली की खोज हुई थी, और इसका वितरण क्षेत्र लद्दाख से पश्चिमी नेपाल तक विस्तारित है। यह आंतरिक हिमालय में 3500 से 4800 मीटर के बीच में उड़ान भरने में क्या होती है, सक्षम होती है। कथन एक गलत है। ठीक है, डस्टेड अपोलो तितली की खोज कब की गई थी,
1890 में की गई थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यह स्वेलो टेल परिवार के स्नो अपोलो वर्ग से संबंधित है, कथन 2 की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये हाल फिलहाल में देखने को मिला था इसलिए चर्चा में आ गया था। इसका बात करें कथन 1 तो गलत है, लेकिन कथन 2 की बात करेंगे, सही है। आज 20 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। बीसीआई, बीसीआई का मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पारंपरिक न्यूरोमस्कुलर मार्गों का उपयोग किए बिना मस्तिष्क एवं बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करेंगे तो पारंपरिक न्यूरो स्कूलर, ठीक है, मार्गों का उपयोग किए बिना मस्तिष्क एवं बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है, सही है। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है, क्योंकि बीसीआई के साथ मस्तिष्क गतिविधियों की पहचान करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में कमांड में परिवर्तन किया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता अपने विचारों का उपयोग करके बाहरी दुनिया के साथ मतलब क्या कर सके, संपर्क स्थापित कर सके। तो ये दोनों के दोनों सही कथन है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या करता है, एक दूसरे का मतलब क्या करता है, तो सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। मतलब कौन सा होगा, तो इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत भूटान के संबंध से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। भूटान भारत और चीन के बीच में एक बफर राज्य के रूप में काम करता है, ठीक है। तो बिल्कुल बफर स्टेट की बात करें, बफर स्टेट क्या होता है, मतलब दो बड़े देश के बीच में एक छोटा सा जो देश होता है उसको बफर स्टेट कहते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल है, भारत और चीन के बीच में भूटान है, ठीक है, भारत और चीन के बीच में तिब्बत है। अगर तिब्बत को हम स्वतंत्र मानते हैं तो क्या है, बफर स्टेट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर बात करेंगे तो यूएसएसआर बफर स्टेट हुआ करता था, इसलिए अफगानिस्तान पे सभी लोग कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान पे कंट्रोल स्थापित कर लिया तो भारत में किसी को भी आने से रोका जा सकता है, ठीक है। भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष भागीदार है, तो बिल्कुल ये आपका सही है। भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार, ये भी सही है। मंगदेशु जल विद्युत परियोजना काफी चर्चा में था, मंगदेशु जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत और भूटान के बीच में पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि संयुक्त उद्यम नहीं है, ठीक है। ये भारत भूटान के बीच में तो है, लेकिन भारत सरकार इस परियोजना में 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया है। भारत और भूटान के बीच कोई संयुक्त उद्यम नहीं है, ठीक है। तो मंगदेशु जल विद्युत परियोजना भूटान का ही है, लेकिन भारत सरकार 70% ऋण दी है और 30% की बात करें अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया है, ठीक है। ध्यान किस नदी पे है, मंगदेशु जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, मंगदेशु नदी पे बनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस जिले में है, तो भूटान के त्रोंगसा दजगोंग खांग, ठीक है, त्रोंगसा दजगोंग खांग जिला में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो आपको दो कथन इसके सही आपको देखने को मिलेंगे, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एनसी, ठीक है, एनसीजीजी अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और स्वशासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करता है, बिल्कुल ये सही है। इसकी स्थापना 2014 में सरकार द्वारा क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तर की स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तो ध्यान रखें, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र जिसको बोलते हैं एनसीजीजी, किसके लिए है ये, तो ये मतलब अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों को ट्रेन करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 2014 में सरकार द्वारा क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष, ठीक है, स्तर पर स्वायत्त संस्था के रूप में की थी, ठीक है। क्रमिक मंत्रालय जो है ना, प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसी आईएएस जो होता है इसी का अधीन काम करता है, ठीक है। आईएएस इसी के, आईपीएस की बात की गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है, लेकिन आईएएस जो है इसी मंत्रालय का अधीन काम करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कल से जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। कल हमारा जो क्वेश्चन होगा 23 से लेके 23 से लेके, ठीक है, 22×44 होता है ना, 44 तक होगा। उसके बाद हम 45 से लेकर 65 तक परसों के क्लास में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। जनवरी हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मूर्खता कर रहे हैं, एक बार आपको जरूर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि पास आपको करंट अफेयर्स का ना बहुत ज़्यादा
वेटेज है और बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाने वाला है। इसलिए अगर अभी आपने करंट अफेयर्स को अभी से अब नहीं कर रहा है तो आपकी 100% रिजल्ट आपकी बीपीएससी में नहीं होगी, ठीक है। जो सच्चाई है सो मैं बता दे रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स जब तक आप 30 करंट अफेयर्स से स्कोरिंग होता है, एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स और मैथ, 40 सब्जेक्ट है जिसमें 40 में 40 नंबर आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी से इसको रिविजन करना शुरू कर दीजिए अच्छे से। मैंने पहले बता चुका हूँ कैसे रिवीजन करना, साथ में एमसीक्यू भी इसका करते जाना है, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 65 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन एक महीना में है, तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप 10 महीना का भी करेंगे तो कितना होगा, 10 महीना 9 महीना का हम लोग करें, मान लो 10 महीना कितना होगा, 1300 क्वेश्चन होगा। 1300 क्वेश्चन होगा, उधर परफेक्शन का मैगजीन है जो साथ में आप लोग करना शुरू कर दीजिए। और नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है।